अब सवाल यह है कि क्या 27 का सत्ताधीश बनने की जंग इसी मंदिर मस्जिद के रास्ते जीती जाएगी, और इसका जवाब अगर हां है तो जाहिर है 27 तक वो खाई समाज में पैदा होगी जिसे भरा जा सकना लगभग नामुमकिन होगा। इस सामने सामने की भिड़ंत में दोनों पार्टियों की पोजीशन क्या नजर आती है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इस पर चलिए जल्दी से नजर डालते हैं। संभल पर सियासी वार पलटवार तो छिड़ा ही हुआ है। 46 साल से ये जो मंदिर है, अब नया मंदिर जो मिला है संभल में, 46 साल से बंद था, इस मंदिर को खोला गया है। योगी आदित्यनाथ ने इसे सीधा हिंदुत्व से जोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी पर हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश। हिंदू और हिंदुत्व विरोधी पार्टी, इन आरोपों के साथ योगी आदित्यनाथ खुद अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल मंदिर मुद्दे पर एक बार फिर घेरा है अखिलेश यादव को पुरजोर तरीके से। देखिए दरअसल हुआ क्या था। 1978 दंगों के दोषियों को सजा न देने का आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ ने। सीधा सीधा इस मंदिर को बंद करने के पीछे जो दोषी थे, हिंदू हितैषी छवि बनाकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का वो प्लान है जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं अगुवा के तौर पर। तो ये तो योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव, उनकी सियासी रणनीति क्या नजर आती है संभल को लेकर ही सही, देखिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी पर सौहार्द बिगाड़ने का उन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा संभल मस्जिद हिंसा में सरकार को अखिलेश यादव ने सीधा दोषी ठहराया। साथ ही साथ वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं। सदन में याद कीजिए, संविधान पर चर्चा में अपने भाषण में अखिलेश यादव ने सरकार को यह कहते हुए घेरा कि अल्पसंख्यकों को इस सरकार ने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। यानी केंद्र से लेकर यूपी तक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीजेपी निशाने पर है अखिलेश यादव के, और जाहिर है यह अल्पसंख्यक हितैषी छवि बनाने की कोशिश है। और इसके जरिए क्या होगा, इसके जरिए बीजेपी के खिलाफ पीडीए विरोधी नैरेटिव सेट कर पाएंगे अखिलेश यादव, वो पीडीए जिसे 90% बताते हैं अखिलेश। और इस तरह दोनों पक्षों ने सीधी लकीर खींच दी है, बिल्कुल हिंदुत्व वर्सेस पीडीए। यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। सभी दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर करते हैं। बीजेपी जहां अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे यूपी की सत्ता में हैट्रिक लगाने का सपना दिख रही, तो वहीं अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव वाला कमाल अपने पीडीए के सहारे करना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? आम जनमानस खुश है, लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। उधर मायावती भी लगातार संविधान को लेकर हो रही सियासत में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी घेरा। साफ कहा कि चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ने ही पिछड़े और दलितों का हक छीना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां संसद में चुप्पी रहती तो ज्यादा उचित होता। मुझे पोल खोलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इसी पार्टी की मिली भगत से समाजवादी पार्टी ने SC/ST वर्गों का पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक का काफी डटकर विरोध किया था। राहुल गांधी ने इन वर्गों के पूरे आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर आपस में मिलकर कोर्ट की आड़ में भी इनके आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने में वे आगे चलकर इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिनसे इन वर्गों के लोगों को हमेशा सावधान रहना है। भले ही मायावती अपने वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने की कोशिश कर रही, लेकिन दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश दोनों पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में लगे। गाहे बगाहे उनके हक और हुकूक की बात करते हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि सत्ता पक्ष पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हक को मारना चाहती। साथ ही जातीय जनगणना की बात कर अपने इस वोट बैंक को एकजुट करने में लगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम
जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार संभल के बहाने सत्ता पक्ष पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रही है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। आर्टिकल 19 में बोलने के, अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। कांग्रेस राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की जमीनी तैयारियों में जुट गई है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि हाल ही में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्य और जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर लेना चाहती है। अब देखिए, सत्ता पक्ष और इंडिया ब्लॉक, इनकी सारी तैयारियां इस वक्त 27 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से ही नजर आ रही हैं। सदन के भीतर विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के दौरान सरकार को घेरते हुए यूपी के मुद्दों को ही केंद्र में रखा, ये नहीं भूला जा सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि 29 की जंग जीतने के लिए पहले 27 का किला फतह करना जरूरी है और सारी लड़ाई संविधान के नाम पर ही लड़ी जा रही है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनाव में सियासत का केंद्र कैसे यूपी। अब अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, 90% पीडीए, उस वोट बैंक पर उनका फोकस है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका दायरा बढ़ा रहे हैं, जबकि दलित अल्पसंख्यक इस यानी डीएम प्रयोग जो है उस पर राहुल गांधी का फोकस है और उसको आगे बढ़ाते नजर आते हैं। उन्नाव की बात करते हैं, हाथरस की बात करते हैं, आगरा में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार की बात करते हैं। बीएसपी देखिए अब यहां पर बीच में आ जाती है पीडीएम के साथ, यानी अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम कहती है। हालांकि यह समीकरण वही समीकरण है, पीडीए और पीडीएम बराबर है, दोनों ही पार्टियां। आप देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि चैलेंजेस क्या नजर आ रहे हैं। ये मायावती जरूर इनके सामने एक बीच में चैलेंज नजर आती है जो लड़ाई को त्रिकोणीय बना देती हैं, लेकिन सफलता उनसे दूर नजर आती है। हालांकि मायावती की इसी फाइट में जो एंट्री हुई है उसको इंडिया गठबंधन अपने लिए चुनौतियां मानता है। ये कहता है कि ये बीजेपी की बी टीम है यूपी में, लेकिन मायावती का असर कितना होगा जब लगातार वो धूमिल होती जा रही हैं। अब मायावती के साथ साथ जो चैलेंजेस है जिसका सामना इंडिया ब्लॉक को करना पड़ेगा, 27 की राह जिसके तहत इतनी आसान नजर नहीं आती, वो क्या है वो देखिए। पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखना होगा, 90% कहते हैं, तो इसको एकजुट कैसे रखेंगे? आपसी तालमेल मजबूत करना होगा। उपचुनाव में मात्र 9 सीटों में तालमेल बिखर गया। जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती, इसको लेकर भी काम करना होगा, जिसमें बीजेपी बहुत ज्यादा आगे नजर आती है। हिंदू एकता की काट पर काम, और यह सबसे मुश्किल नजर आ रहा है फिलहाल। जिस आक्रामक अंदाज में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, उस परिस्थिति में और इसकी तोड़ खोजे बिना 27 का सत्ताधीश बनने का सपना ही नजर आता है। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।